कैसे हैं सीए साहब। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। चलिए हम अपनी एस9 की जर्नी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, रिवीजन 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 मस्ट है। रिवीजन ज़रूर करना। जितना भी आपके डेली लेक्चर में हो रही है उसको आप 5 मिनट लगा के रिवाइज कर लेना। पेज पलट भी लोगे तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में रिटेन हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको पिछले क्लास का क्या थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ 2 मिनट के लिए। ऑलरेडी हमारे बोर्ड पे है सारी चीज़ें। हमने अब तक एस9 के बैकग्राउंड को समझा था, एस9 के कॉन्सेप्ट को समझा था, एस9 के आने का रीज़न समझा था। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि एस9 किस पे अप्लाई नहीं होता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस एस9 में कवर नहीं होते हैं। इसके बाद हमें एक पोर्शन मिल गया था जिस पे कि एस9 अप्लाई होगा। एस9 किस पे अप्लाई नहीं होता है? कंस्ट्रक्शन बिजनेस, हायर परचेज, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स। ऑलरेडी आपको बताया था क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सभी के लिए एस कहीं ना कहीं है हमारे पास। ठीक है, दूसरे स्टैंडर्ड में तो एस9 अप्लाई नहीं होता। कुछ ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी जो बोर्ड पे हैं, लाइक नॉन, जो जैसे हमारे फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स भी आप बोल सकते हो। करंट एसेट्स में जैसे स्टॉक है, उसकी रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स, फॉरेक्स, इन सारी चीज़ों पे भी एस9 कवर नहीं होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में मैंने पूरे डिटेल में बताया है। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो जाएगी, लेक्चर का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बस एक आपको रिकॉल करा रहा हूँ चीज़ें। इसके बाद हमारे पास जो एस9 में बचती है चीज़ें पढ़ने के लिए, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज एंड इसको आप अदर्स भी बोल सकते हो, जिसमें क्या है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। मतलब कोई भी रेवेन्यू जो सेल ऑफ गुड्स से आ रही है, सर्विसेज को रेंडर करने से आ रही है, या इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें कवर होगी एस9 में। बट हमने एक कंडीशन लगाया था, एक शर्त लगाया था। शर्त क्या था? कि ये सारी चीज़ें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, सपोज करो एक फिक्स एसेट है हमारा। ठीक है, सुखीराम का एक बिजनेस था। किस चीज़ का बिजनेस था? मान लो मेरा ही है, मेरे पास इस पेन की फैक्ट्री है। ठीक है, मेरा जो नॉर्मल बिजनेस क्या है, इस पेन को बनाना और सेल करना। ठीक है, मेरा ये मेन बिजनेस है, मेन धंधा है मेरा। अब मेरी फैक्ट्री में कोई बिल्डिंग पुरानी हो रही है, मैंने उसको सेल कर दिया, तो क्या उस बिल्डिंग को सेल करने से जो भी रेवेन्यू आएगा, जो सेल प्रोसीड्स होगा, वो मेरे रेवेन्यू का पार्ट होगा? उसको मैं सेल मानूंगा? नो, आंसर इज नो। ठीक है, ये वही है, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, वो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है उस फैक्ट्री की बिल्डिंग को सेल करना। हाँ, अगर कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, वो अगर अपनी बिल्डिंग को सेल करता है, वो अगर बिल्डिंग को सेल करता, तो वो बिल्डिंग उसके लिए क्या था? मेन बिजनेस था। उस बिल्डिंग को सेल करना उसका क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन मेरा नहीं है, मेरा मेन बिजनेस क्या है? इस पेन को बनाना और इसको सेल करना। ठीक है, तो ये वही है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अब मेरे पास आपके साथ चर्चा के लिए बेसिकली 3 मुद्दे हैं: सेल ऑफ गुड्स, सर्विस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। ठीक है, जो अदर्स में कवर है। एक एक करके हम मुद्दे को डील करते हैं और एक एक करके हम उसके एस9 में क्या ट्रीटमेंट है वो समझेंगे। लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको पता है, मैं पहले बैकग्राउंड से चलूँगा। रीजन 5 से 10 मिनट लगा के हम उसके बेस को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वो आखिर क्यों है, आखिर ऐसी गाइडलाइंस है या आखिर ऐसी लॉ बनी है स्टैंडर्ड में कि हमें ये फॉलो करना है, इन कंडीशंस को फॉलो करना है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, प्रैक्टिकली क्या रीज़न रहा है। क्योंकि देखो दोस्तों, कोई भी लॉ प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है, क्योंकि लॉ का काम है चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना और करवाना। अगर वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो पाएगा तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। इसलिए कोई भी लॉ तभी बनता है जब प्रैक्टिकल चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेल ऑफ गुड्स, और ये मैं कहूँ तो ये मेन पोर्शन भी है इस एस का, इसको हम काफ़ी डिटेल में करेंगे। साथ साथ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे।
फर्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ गुड्स। मैं सबसे पहले आपको अपने दोस्त सुखी राम की कुछ बातें बताना चाहूँगा, ठीक है। अभी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप बस ध्यान से सुनना, समझना चीज़ों को। अपने आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। आप में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्या आप कहोगे सर मैं तो एस की जो बोर्ड है, जो बोर्ड एस बनाती है, मैं उसमें जा कर के एस को फ्रेम करूँगा। उस लेवल की आपकी नॉलेज आएगी। ये मेरा दोस्त है सुखी राम। मैंने आपको ये एग्जांपल स्टार्टिंग में भी दिया था, सेम वही एग्जांपल मैं कैरी करता हूँ, सो दैट आप चीज़ों को कोरिलेट कर सको, ठीक है। ये है सुखी राम, इसका क्या है, क्लोथ का बिजनेस है, ठीक है। इधर है एक और बंदा प्यारे लाल। प्यारे लाल ये कौन है, कस्टमर है किसका, सुखी राम का, ठीक है। अब आजकल तो आपको पता ऑनलाइन का ज़माना है। प्यारे लाल ने सुखी राम को ऑर्डर दिया, मान लो ऑनलाइन ही ऑर्डर दिया, ठीक है। चीज़ों को हम सिंपल करके चलते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, हमें समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसको ऑनलाइन ऑर्डर दिया, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, मान लो ये है, यहाँ पे इसको ऑर्डर आता है, ठीक है। इसकी डेट है सपोज करो 1 जनवरी 2024, ठीक है। इसे ऑर्डर आया, अब ये तो पैक करके फिर माल निकालेगा अपने पास से। इसने पैक किया, साथ में इनवाइस भी रेज कर दिया। अब इनवाइस रेज करते ही इसने कहा कि मैंने तो इनवाइस रेज कर दिया, इनवाइस रेज कर दिया। इसका अकाउंटेंट, सुखी राम का अकाउंटेंट बोलता है कि सर इनवाइस रेज कर दिया तो मैं सेल की एंट्री भी डाल देता हूँ। इसने कहा कि भाई तुम देखो, अकाउंटिंग तुम्हारा काम है। उसने डाल दिया, वो बड़ा होनहार अकाउंटेंट था, उसने एंट्री डाल दिया, ठीक है। इनवाइस रेज किया, आप बताओ सेल्स की एंट्री क्या होगी, क्या होनी चाहिए एंट्री। आप कहोगे सर बच्चों वाली बातें मत पूछा करो, बच्चों वाली बातें पूछ के ही मैं आपको बड़ों वाली की बातें तक ले जाऊंगा। एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। इसने एंट्री डाल दी इनवाइस रेज करते ही, अभी पैसे तो आए नहीं हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसने इनवाइस रेज कर दिया। अच्छा, इनवाइस रेज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इनवाइस रेज करने का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से पेपर पे उसने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया। एक तरह से पेपर पे इनवाइस क्या होता है, अगर आप इनवाइस देखो, ये है हमारा इनवाइस, इस पे बायर का नाम लिखा होता है, बायर का नाम लिखा होता है इस तरीके से, ठीक है। क्वांटिटी, गुड्स, अमाउंट सारा लिखा होता है, ठीक है। ये इनवाइस है। इनवाइस क्या है, एक तरह से डॉक्यूमेंट है जो ये दिखाता कि हाँ अब ये इस, मान लो आपने ये पेन ख़रीदा मार्केट से, मैंने ख़रीदा, मैं पेन ख़रीदने गया, वो क्या करता है, जैसे मैं जाता हूँ काउंटर पे पेमेंट करता हूँ, वो मुझे इनवाइस देता है। इनवाइस देने का मतलब क्या हुआ कि मैं अब उसका मालिक हो गया, अब वो गुड्स मुझे ट्रांसफ़र हो गई, यानी कि गुड्स ट्रांसफ़र हो गई, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो गया। जब आप स्टडी मॉड्यूल पढ़ोगे अपने इंस्टीट्यूट का, तो उसमें लिखा प्रॉपर्टी इन गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड, मतलब कि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो गया, गुड्स ट्रांसफ़र हो गया। इनवाइस रेज किया, डॉक्यूमेंट पे बायर का नाम आ गया, अब एक तरह से वो इसका ओनर हो गया, ठीक है। और इसने
सुखीराम ने अपने बुक्स में सेल्स की एंट्री भी डाल ली, उसने मान लिया कि सेल हो गया, ठीक है। गुड्स इनवाइस रेज किया, यानी कि इनडायरेक्टली गुड्स ट्रांसफर्ड, आप ये कह सकते हो गुड्स ट्रांसफर्ड, या ओनरशिप ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं स्टोरी में, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूँ, ठीक है। इसने सेल तो बुक कर लिया, इनवाइस रेज कर दिया, अब माल को तो भेजना पड़ेगा। यहाँ है प्यारे लाल जो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, माल को तो यहाँ तक डिलीवरी भी देना है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ट्रक में जा रही थी, ये है ट्रक, ठीक है, प्यारा सा, ये है ट्रक जिसमें गुड्स लोड है। अब ट्रक सभी जा ही रहा है, सुखीराम की तरफ जा ही रहा है कि रास्ते में ही चोरी हो जाती है। अभी गुड्स प्यारे लाल तक, कस्टमर तक पहुंचा नहीं है, बट रास्ते में ही चोरी हो जाती है। अब बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, बात को समझना, बारीकी से समझना, कि इसने जो यहाँ पे ये सेल बुक कर लिया था, अब तो चोरी हो गई, गुड्स इसको मिलेगा नहीं, ये पैसे देगा नहीं, क्या ये इनवाइस रेज करना, या इनवाइस तो रेज कर लिया चलो ठीक है, सेल्स को बुक कर लेना क्या सही था? क्या सेल्स बुक कर लेना चाहिए था इसी पॉइंट पे कि जी मैंने तो गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो गया, मैं सेल बुक कर लेता हूँ, क्या ये सही था? क्योंकि माल तो चोरी हो गई, माल तो यहाँ तक पहुँचा नहीं, डिलीवरी हुई नहीं, एक्चुअल में नहीं हुई। अब आप सिर खुजलाओगे, सर बात तो सही है, इसका मतलब जब तक, पहली बात तो आप ये कहोगे कि सर ये सेल बुक करना सही नहीं है, ये सेल बुक नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्यों? क्योंकि माल यहाँ तक पहुँचा नहीं, ठीक है, माल यहाँ तक पहुँचा नहीं, डिलीवरी हुआ नहीं, ठीक है। अब मैं दूसरे चीज़ पे आता हूँ, ठीक है, माल पहुँचा नहीं, चोरी हो गई रास्ते में, तो सेल बुक करना सही नहीं था, ठीक है। अभी हम रीज़न पे आएंगे क्यों नहीं सही था, ठीक है। अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, मान लो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ स्टोरी, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि चोरी यहाँ नहीं, माल की डिलीवरी हो गई, ठीक है, डिलीवरी हो गई यहाँ पे, ठीक है, गुड्स प्यारे लाल को मिल गया, इसके बाद प्यारे लाल को मिलने के बाद चोरी होती है। अब आप बताओ, क्या ये सेल बुक करना सही था? कि क्या अब जब प्यारे लाल को माल दे दिया और फिर चोरी हुई, प्यारे लाल के हाथ से चोरी हुई, अब जिम्मेदारी किसकी थी माल की? अब तो प्यारे लाल की थी, अब तो सुखीराम की थी नहीं, अब तो सेलर की थी नहीं। अब तो जैसे ही मैंने बायर को गुड्स दिया और चोरी हो गई उसके हाथ से, तब तो बायर जिम्मेदार था। अब ये थोड़ी ना मानेंगे कि मैंने तो आपको दे दिया था, अब आपके हाथ से चोरी हुई तो आप जानो, वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। आप समझो, बात को समझो। जब चोरी रास्ते में हुई, यानी कि रास्ते में होने का मतलब क्या हुआ? चोरी रास्ते में होने का मतलब क्या हुआ कि रिस्क अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था बायर को। रिस्क अभी कहाँ तक था? रिस्क पहले कहाँ तक था? सेलर के पास ही था। रिस्क किसके पास था? सुखीराम के पास ही था, क्योंकि माल इसके कंट्रोल में था, माल इसके रिस्क में था। अभी इसने डिलीवरी नहीं दिया था, और जैसे ही इसने डिलीवरी इसको दिया तो अब रिस्क किसका हो गया? प्यारे लाल का हो गया। और प्यारे लाल के हाथ से जैसे ही चोरी हुई तो अब तो प्यारे लाल भुगतेगा। इसको मतलब नहीं, इसने तो अपना सेल फिर से ही बुक किया था। यानी कि सोचो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि रिस्क जिस पॉइंट पे ये एक पॉइंट है,
मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये रिस्क पॉइंट है। इस पॉइंट के इधर रिस्क सेलर का है, और जैसे ही यहाँ पहुँचता है इसके बाद रिस्क बायर का हो जाता है। यानी कि रिस्क जब बायर को ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो सेल मान ली जाएगी, यानी कि वो जिम्मेवारी हो गई बायर की, तो सेलर उसको सेल मान लेगा। अब हमारे सामने कितने कंडीशन आ गए सेल मानने के लिए, कि मैंने एक सेल किया, एक सेलर ने सेल किया, सुखीराम ने सेल किया, तो वो सेल किस किस कंडीशन में मान सकता है, मतलब कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला क्या है, गुड्स ट्रांसफ़र होना चाहिए, या आप कह सकते हो ओनरशिप ट्रांसफ़र होना चाहिए, या प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होनी चाहिए बायर को, एक ही बात है। ठीक है, पहली कंडीशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए शॉर्ट में, अभी हम डिटेल में भी लिखेंगे। कंडीशन ओनरशिप ट्रांसफ़र। दूसरा क्या है, रिस्क ट्रांसफ़र, किसको, बायर को। ठीक है, जैसे ही रिस्क बायर को ट्रांसफ़र होगा, एक पॉइंट मैंने बताया, इस पॉइंट के बाद रिस्क बायर का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस एग्जांपल से क्या समझ में आता है, आप कनेक्ट कहाँ से, डिलीवरी से कर रहे हो रिस्क को, कि जैसे डिलीवरी उसको दिया रिस्क उसका हो गया, मतलब डिलीवरी जैसे बायर को दिया रिस्क अब बायर का हो गया। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि माल गुड्स सेलर के पास ही है फिर भी रिस्क बायर का है, क्या ऐसा भी हो सकता है? यस, द आंसर इज यस। प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है। आप अपने केस को याद करो, कई बार आप मार्केट जाते हो, मैं ही कई बार मार्केट जाता हूँ, हम एक दुकान में जाते हैं, सामान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मार्केट से मुझे कुछ और भी सामान ख़रीदना है, मैं कहता हूँ भाई साहब मैंने आपसे जो सामान ख़रीदा है आप अपने पास ही रखो, मैं जब मार्केट से वापस आऊँगा तो आपसे सामान लेते हुए जाऊँगा। ठीक है, मैंने सामान ख़रीद लिया, पैसे भी दे दिए, उसने बिल भी दे दिया, मुझे सब कुछ हो गया। ठीक है, अब वो सेलर मेरे से क्या कहेगा, भाई साहब मैं बहुत बिजी हूँ, दुकान पे सारे सारे जो काउंटर वाले बंदे हैं सभी बिजी हैं। रिस्क आपकी होगी, मैं रख तो लूँगा आपका सामान, आप मेरे कस्टमर हो, रख लूँगा, लेकिन रिस्क आपका रहेगा। अगर खुदा न खास्ते अगर गलती से भी वो माल मिसप्लेस हो गया तो वो रिस्क आपका रहेगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ ठीक है रिस्क मेरा रहेगा, लेकिन आप रखो। इसका मतलब क्या हुआ, माल मेरा है, मेरे पास आया नहीं है, मेरे पास डिलीवरी नहीं हुई है, मतलब मैंने उसको लिया नहीं है, उसी के पास छोड़ दिया, फिर भी रिस्क मेरा ही है, ऐसा भी केस हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि सेलर और बायर के बीच में कैसे टर्म्स डिसाइड हुए हैं, कि किस पॉइंट पे रिस्क ट्रांसफ़र हो जाएगा बायर को। ये ज़रूरी नहीं कि डिलीवरी ही हुआ हो बायर को, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया। असली मुद्दा क्या है, रिस्क ट्रांसफ़र। असली मुद्दा ये नहीं कि माल की डिलीवरी है, असली मुद्दा ये नहीं कि गुड्स की डिलीवरी, असली मुद्दा है रिस्क ट्रांसफ़र। रिस्क किस पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे ही रिस्क ट्रांसफ़र हुआ सेलर से बायर को, वो सेल रिकॉग्नाइज कर सकता है अपने बुक्स में। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर मुझे ये भी तो बता दो कि अच्छा ऐसे कौन कौन से कुछ क्या टर्म्स हैं, क्या क्या बिजनेस में यूज होते हैं जहाँ एक्चुअल में डिलीवरी होती भी नहीं है फिर भी रिस्क बायर का ही हो जाता है, या ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो बिजनेस में यूज होते हैं। मैं आपको कुछ बिजनेस के टर्म्स बता देता हूँ जिसमें ये पता चलता है कि किस पॉइंट पे रिस्क सेलर से बायर को ट्रांसफ़र हो रहा है। हम उन कुछ कुछ टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये आपका स्टडी मटेरियल में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आपके नॉलेज के लिए मैं ये कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, सो दैट आपको अच्छा लगेगा प्रैक्टिकली चीज़ों को जान के, क्योंकि आप भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मेरे लिए तो भावी नहीं, मेरे लिए तो आप सीए साहब ही हो, इसलिए आपको जानना भी चाहिए इन चीज़ों को।
देखिए ऐसे सिचुएशंस जहाँ की डिलीवरी नहीं हुई है, इनमें हालांकि ये सारी चीज़ें मैं जो आपको क्लास नोट्स दूंगा उसमें सारी चीज़ें रिटर्न है, ठीक है, फिर भी आप नोट करना चाहो कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास आप ये कह लो एक्स वक्स, हाँ, जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मैं उससे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। टर्म्स आप इस तरीके से ये आ जाएगा आपका टर्म्स। टर्म्स में कहता हूँ आपको एक्स एक्स वक्स, या इसको लोग एक्स फैक्ट्री भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स वक्स, आप मीनिंग से समझना, रटने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। एक्स एक्स मतलब जो बायर है वो फैक्ट्री से ही माल उठाएगा। वर्क्स मीन्स फैक्ट्री ही होता है जहाँ पे काम होता है, ठीक है। बायर खुद आकर के फैक्ट्री से माल उठाएगा, ठीक है, यानी कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही माल आउट हुआ फैक्ट्री से, सेलर, ये समझ लो कि रिस्क ट्रांसफ़र हो गया सेलर टू बायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ये लिखता हूँ कि रिस्क कब ट्रांसफ़र हुआ, तो वो अपने आप ही हो गया कि जैसे ही रिस्क ट्रांसफ़र हुआ तो सेल रिकॉग्नाइज हो जाएगा। पॉइंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क फ्रॉम सेलर टू बायर। एक्स वक्स के केस में जैसे ही गुड्स आउट होगी फैक्ट्री से, एट द टाइम ऑफ गुड्स आउट फ्रॉम फैक्ट्री। अच्छा, इसके साथ में आप एक और लगा सकते हो, शोरूम भी कह सकते हो। मैं अलग से पॉइंट क्यों बनाऊँ, शोरूम या शोरूम। जैसे ही शोरूम से बाहर जाती है, रिस्क ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम सेलर टू बायर। इसमें पॉइंट ऑफ ट्रांसफ़र क्या हुआ, जैसे ही गुड्स आउट होती है, आउट फ्रॉम फैक्ट्री, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है। जैसे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं तो फ्री ऑन बोर्ड, बोर्ड मीनिंग से आप समझो, फ्री, बोर्ड पे फ्री हो गया,
यानी कि मैं अगर सेलर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गुड्स को बोर्डिंग करा के दूंगा। यानी कि वेसल क्या होता है? जो पानी वाला जहाज़ होता है जिसमें कंटेनर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है, ठीक है। ये मान लो ये है पानी का जहाज़, मैं कैसे फ़ोटो बनाऊँ आपके लिए। ये मान लो बड़ा सा है, पता नहीं ये जहाज़ आपको लग रहा है या नहीं, अलग अलग विंडो बने हुए हैं। मान लो ये जूम कर लो आपकी, ये है ये जहाज़। मेरी ये फ़ोटो वोटो बनाने की कला उतनी है नहीं मेरे अंदर, ठीक है। तो जैसे ही इस पे वेसल पे माल लोड होता है, गुड्स आता है, ठीक है, सेलर की जिम्मेवारी ख़त्म। अब यहाँ से किसकी जिम्मेवारी हो जाएगी? बायर की। वही है फ्री ऑन बोर्ड, जैसे ही बोर्ड पे गया सेलर फ्री हो गया, ठीक है, जिम्मेवारी से। यानी कि जैसे ही सेलर ने पहुंचा दिया माल को वेसल पे, वो अपना सेल्स रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो अपना सेल बुक कर सकता है। इस केस में क्या था? जैसे ही माल फैक्ट्री से, ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है, जैसे ही इससे आउट हुआ, जैसे ही फैक्ट्री गेट के बाहर गया माल, वो बुक कर लेगा, सेल बुक कर लेगा, ठीक है। इसमें जैसे ही माल लोड करेगा वेसल पे, सेल बुक कर लेगा, ठीक है। when goods are loaded to vessel। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि सर फ्री ऑन बोर्ड क्या डोमेस्टिक में भी यूज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखो, जैसे एक्सपोर्ट के केस में जब माल एक देश से दूसरे बाहर जा रहा है, वो पॉइंट क्या था? वेसल था, ठीक है। डोमेस्टिक के केस में ये पॉइंट हम कोई भी बना सकते हैं। परचेज ऑर्डर में या जो एग्रीमेंट होती है सेलर और बायर के बीच में, उसमें ये लिखा होता है कि हाँ, फ्री ऑन बोर्ड कोई स्पेस, कोई सीटी या कोई स्पेस हो तो सेलर की जिम्मेदारी वहाँ तक होती है, फिर उसके बाद बायर की जिम्मेदारी हो जाती है। यानी कि जैसे ही वहाँ गुड्स पहुँचा, सेलर से रिस्क ट्रांसफ़र हो गया और वो अपना सेल बुक कर लेगा, ठीक है। बट ज़्यादातर ये वेसल वाला ही केस होता है, इसलिए मैंने आपको यही बताया, ठीक है। इसके बाद जो काफ़ी पॉपुलर है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेलर की जिम्मेदारी होती है कॉस्ट भी, इंश्योरेंस भी और फ्रेट। कहाँ तक? जो दूसरा डेस्टिनेशन पोर्ट है वहाँ तक। जैसे मान लो गुड्स जा रही है, ये है इंडिया, ये है इंडिया, ठीक है। मान लो गुड्स जा रही है यहाँ से UK, ठीक है। अब सेलर की जिम्मेवारी कहाँ तक होगी CIF बेसिस में? UK पोर्ट तक, UK पोर्ट तक जैसे ही माल पहुँचा, वहाँ से ले जाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? बायर की रहेगी। सेलर की कॉस्ट मीन्स क्या हो गया? जो माल जा रहा है उसकी कॉस्ट। इंश्योरेंस क्या हुआ? यहाँ तक का इंश्योरेंस। फ्रेट, यहाँ तक का फ्रेट। यानी कि सेलर की जिम्मेदारी बस यहाँ तक होती है। इसके बाद बायर की जिम्मेदारी, यानी कि जैसे ही डेस्टिनेशन पोर्ट पे गुड्स पहुंचा, रिस्क ट्रांसफ़र हो जाएगा सेलर से बायर को, और सेलर अपना
सेल रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा पॉइंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क क्या होगा? व्हेन goods reaches to डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, अच्छा CIF का मुझे एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल समझ में आया। मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ आपको। मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर लेने के लिए गया। ठीक है, मैंने दुकान वाले से बार्गेन किया। अब आपको पता है दुकानदार भी बड़ा चालाक होता है। मैंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, ये फर्नीचर को आप मेरे घर तक पहुंचा के दो, इसको आप मुझे घर तक पहुंचा के दो। तो उसमें क्या हो गया, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, सारी चीज़ें आ गई, वो मुझे घर तक दे रहा है। ठीक है, तो ये उसी का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। अब एक्स वर्क्स, FOB, CIF मेनली यही यूज होती है। इसके अलावा भी और भी कई सारे टर्म्स हैं, वैसे तो कई सारे टर्म्स हैं, लेकिन मोस्टली यूज्ड यही टर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं आपसे CS साहब फिर से पूछता हूँ, हमारे पास अब कितने कंडीशन आ गए? मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, हमने कितने कंडीशन देखे। सबसे पहला कंडीशन क्या है? ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? रिस्क ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, तो सेल रिकॉग्नाइज होगी। ठीक है, अब रिस्क भी ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या मैं आपको आज ही करा दूं? चलिए, वो कंडीशन मैं आपको अब कल कराता हूँ, अदरवाइज़ क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं कराना चाहता, थोड़ा थोड़ा करके हम ज़्यादा गेन करेंगे। ठीक है, अब कल हमारा एक वो लास्ट टॉपिक होगा इस कंडीशन का। इसके बाद हम सेल ऑफ गुड्स पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम कल मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।